बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। कल हमने पढ़ा था रिवर्सिबल रिएक्शंस। हम जानते हैं कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो दो रिएक्शंस पर मुश्तमिल होता है, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं और रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में तब्दील होती हैं। इस तरह से रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में तब्दील होना फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगा और इसकी स्पीड को हम कहेंगे, इसकी रफ्तार को हम कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। याद रखिएगा, जिस शरह से, जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं उसे हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और जिस शरह से, जिस स्पीड से प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में तब्दील होते हैं उसे हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। बेटा, जैसे ही हम इक्विलिब्रियम का लफ्ज बोलते हैं तो हमारे जहन में फौरन लफ्ज बैलेंस आता है, यानी इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस। केमिस्ट्री के एतबार से हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफाइन करने जा रहे हैं कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार के बराबर हो जाए, उस हालत को हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। When the rate of a forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction, that is called chemical equilibrium state. केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की हालत में जो रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन है वो कांस्टेंट हो जाती है, वो चेंज नहीं होती। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिएक्शन मिक्सचर क्या है। मिसाल के तौर पर इस फ्लास्क में हम एक रिएक्शन करवा रहे हैं, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस मौजूद है। हाइड्रोजन और आयोडीन गैस आपस में रिएक्ट करेंगी और इससे जो प्रोडक्ट है वो बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। जब इस फ्लास्क में रिएक्शन हो रहा है उस वक्त हमारे पास एट अ टाइम हाइड्रोजन आयोडीन यानी रिएक्टेंट और हाइड्रोजन आयोडाइड यानी प्रोडक्ट, दोनों की ही कुछ ना कुछ मकदार इस फ्लास्क में मौजूद है। कम है, ज्यादा है, कितनी है इससे गर्ज नहीं, लेकिन इस रिएक्शन के दौरान इस फ्लास्क में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की ही कुछ ना कुछ मकदार मौजूद है। इस मिक्सचर को हम रिएक्शन मिक्सचर कहते हैं। शुरू में जब रिएक्शन हो रहा होगा, शुरू हुआ है, तो उसमें रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, प्रोडक्ट्स जो हैं ये ना होने के बराबर होंगे। जैसे ही रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा, कुछ वक्त गुजरेगा, तो ज्यादातर रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील होने शुरू हो जाएंगे। तो रिएक्टेंट्स की मकदार जो है इस रिएक्शन मिक्सचर में कम हो जाएगी और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगी। अब क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन के बरअक्स रिवर्स रिएक्शन भी इसमें शुरू हो जाएगा, तो हाइड्रोजन आयोडाइड डीकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। यूं ही चलता रहेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इस फ्लास्क के अंदर जब केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर लेगा तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जो भी मकदार है वो अब तब्दील नहीं होगी। शुरू में हमने देखा कभी रिएक्टेंट्स ज्यादा तो कभी प्रोडक्ट्स कम, फिर बाद में प्रोडक्ट्स ज्यादा हो गए और रिएक्टेंट कम रह गए। अब जिस पॉइंट पर केमिकल रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, उस वक्त रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो भी मकदार है, कम है, ज्यादा है, बराबर है, वो अब तब्दील नहीं होगी। तो इससे हमें
दो बातों का इल्म होता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्शन मिक्सचर में कंपोजिशन तब्दील नहीं होती। दूसरा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है। मेरा आपसे सवाल ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट का अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाने का नाम है, या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाने का नाम। तो मालूम ये हुआ कि इक्विलिब्रियम स्टेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस पर डिपेंड नहीं करती। इक्विलिब्रियम स्टेट का ये मतलब कतन नहीं है कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो जाए अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के, बल्कि इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of reverse reaction whatever the amount of reactant or product is in reaction mixture. तो इक्विलिब्रियम स्टेट स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस पे डिपेंड नहीं करती। हमारे सिलेबस में केमिकल इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स डिस्कस हुई हैं, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक साकिन जो हरकत ना कर रहा हो और डायनामिक मुतहर्रिक जो हरकत में हो। जब रिएक्शन स्टॉप हो जाए, when the reaction ceases to proceed, then it attains the static equilibrium। और डायनामिक का जैसे मतलब ही हमने लिया कि डायनामिक मींस रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यू, रिएक्शन रुका नहीं है, रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन रुका नहीं है, जारी है, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हैज बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इस सूरत हाल को, इस कंडीशन को हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। और अगर रिएक्शन रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो ये जो रिएक्शन है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। लेकिन अगर रिएक्शन रुकता नहीं, जारी रहता है, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शंस इक्वल हो जाते हैं, तो फिर ये रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन करेगा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम आमतौर पे हमें फिजिकल फिनोमेना में भी मिलता है। जैसे एक बिल्डिंग है, खड़ी है, जिस हालत में खड़ी है उसी हालत में रहती है। उसकी वजह यह है कि बिल्डिंग के चारों तरफ से जो नेट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो इक्वल हैं, बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और उनका इफेक्ट जो है वो जीरो, वो एक दूसरे को नल कर देती है। तो इस वजह से इसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जिसमें रिएक्शन रुके ना, लेकिन जारी रहते हुए भी वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में, फॉरवर्ड एंड रिवर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में वो इक्वल रेट हासिल कर लें, उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। सपोज करें कि एक रिएक्शन हम करवाने जा रहे हैं, रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ, हम एक रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, तो उस वक्त हमारे पास सबसे ज्यादा क्या होगा, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स। रिएक्शन शुरू नहीं करवाया, करवाने जा रहे हैं, तो हमारे पास ज्यादा क्या होगा, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स तो अभी बने ही नहीं, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ, तो अभी हमारे पास सबसे ज्यादा क्या है, रिएक्टेंट्स। जैसे ही हम रिएक्शन शुरू करवाते हैं तो शुरू में रिएक्टेंट्स की मकदार ज्यादा होती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है। और प्रोडक्ट्स जो हैं वो अभी बनना शुरू ही हुए हैं, ना होने के बराबर हैं या बहुत कलील मकदार में हैं, तो प्रोडक्ट्स का वापस रिएक्टेंट्स में तब्दील होना अभी मुमकिन नहीं है। तो अगर हो भी रहे हैं तो वो ना होने के बराबर हैं, यानी रिवर्स रिएक्शन जो है वो बहुत ही कलील रफ्तार में, बहुत कम रफ्तार से जो है वो जारी रहेगा।
जब हम रिएक्शन शुरू करवाते हैं तो इनिशियल स्टेज में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होता है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो ना होने के बराबर होता है। इस ग्राफ की मदद से अगर हम देखें तो जीरो टाइम पे या कुछ टाइम गुजरने के बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये हाई है, जबकि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है ये ना होने के बराबर है, निग्लिजिबल है एट इनिशियल स्टेज। फिर कुछ वक्त गुजरेगा, कुछ वक्त गुजरने के बाद हमारे काफी सारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में तब्दील हो चुके होंगे, प्रोडक्ट्स की खासी मकदार जो है वो मौजूद होगी, तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो वापस रिएक्टेंट में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि रिवर्स रिएक्शन जो है ये स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा और फॉरवर्ड रिएक्शन यानी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में तब्दील होना जो है ये स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। शुरू में हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फास्ट था और रिवर्स रिएक्शन जो है वो ना होने के बराबर था। फिर कुछ वक्त गुजरा तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन होता गया और रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्पीड अप होता गया। इस ग्राफ में देखें तो शुरू में हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन है वो निग्लिजिबल है और फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एट वेरी हाई स्पीड जो है वो कंटिन्यू है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, टाइम गुजरता जाएगा, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये स्लो डाउन होता जाएगा। इसका ग्राफ आप देखें नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये स्लो डाउन हो जाएगा और जो हमारा रिवर्स रिएक्शन है इसका ग्राफ जो है वो हाई हो रहा है, यानी कि ये रिवर्स रिएक्शन की जो रफ्तार है ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाएगी। जरा शुरू से चलते हैं। शुरू में हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट था, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो ना होने के बराबर था। कुछ वक्त गुजरा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता गया और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ता गया। बिल्कुल तराजू के दो पलड़ों की तरह जब हम तोलते हैं तो उनका कोई बैलेंस नहीं होता, एक बहुत ऊपर होता है, एक बहुत नीचे होता है। जैसे जैसे उसमें हम सब्सटेंस ऐड करते जाते हैं तो वो दोनों पलड़े, एक पलड़ा ऊपर उठता जाता है और एक पलड़ा जो है वो नीचे आता जाता है। बिल्कुल ऐसे ही शुरू में हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ऊपर था और रिवर्स रिएक्शन जो है वो बहुत नीचे था। जैसे वक्त गुजरा फॉरवर्ड रिएक्शन नीचे आता गया और रिवर्स रिएक्शन जो है वो पलड़ा जो है वो ऊपर उठता गया। और एक वक्त ऐसा आएगा जब दोनों पलड़े यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जो है हमारा रिएक्शन हासिल कर ले। शुरू में रिवर्स रिएक्शन निग्लिजिबल, फॉरवर्ड रिएक्शन एट वेरी हाई स्पीड। फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन होता गया, रिवर्स रिएक्शन जो है ये स्पीड अप होता गया। एक वक्त ऐसा आया, ये पॉइंट ऐसा है जहां पर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों की रफ्तार बराबर होगी, तो इस हालत को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। रुकिए, क्या ये रिएक्शन रुक गया है? क्या इसने प्रोसीड करना स्टॉप कर दिया है? नहीं, ये रिएक्शन जारी है। फॉरवर्ड रिएक्शन भी जारी है, रिवर्स रिएक्शन भी जारी है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में भी तब्दील हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में भी तब्दील हो रहे हैं, लेकिन इक्वल रेट पर तब्दील हो रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल रेट से जारी है। तो ये सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होगी, ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। इस तरह से हमारा जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अटेन कर लेता है। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास वही कॉमन एग्जांपल है कि हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस दोनों रिएक्ट करते हैं और इससे हाइड्रोजन आयोडाइड हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाए और फिर यही प्रोडक्ट अगले रिएक्शन में रिएक्टेंट के तौर पर काम करता है और डीकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन प्रोड्यूस करता है। तो ये रिएक्शन जो है ये हमारा रिवर्स रिएक्शन है। अब ये इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करता है कि एट इनिशियल स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो हाई है। फॉरवर्ड रिएक्शन में हाइड्रोजन और आयोडीन जो है ये मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, यानी धड़ाधड़ हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट जो है वो बन रही है। शुरू में प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हाई है और प्रोडक्ट जो है वो कम है, इसलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हाई है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का जो अमल है वो स्लो है। फिर वक्त गुजरता जाएगा,
ये फॉरवर्ड रिएक्शन क्योंकि हाई स्पीड से जारी है, ये काफी मकदार में जो है प्रोडक्ट्स बना देगा, तो कुछ देर बाद रिएक्टेंट्स की मकदार कम होना शुरू हो जाएगी और प्रोडक्ट्स की मकदार जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। जब रिएक्टेंट्स कम होंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा और प्रोडक्ट का जो डीकम्पोजिशन है वो बढ़ जाएगा, तो रिवर्स रिएक्शन जो है ये स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन कम होते होते और रिवर्स रिएक्शन बढ़ते बढ़ते दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस वक्त हाइड्रोजन से आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रही है और हाइड्रोजन आयोडाइड टूट कर हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस बना रही है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना और हाइड्रोजन आयोडाइड का डीकम्पोज होना इस पॉइंट पर दोनों ही बिल्कुल इक्वल रेट से जारी रहेंगे, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, यानी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एंड डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड दोनों इक्वल रेट से ऑपोजिट डायरेक्शन में जारी रहेंगे और इस रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट जो है वो ये अटेन कर लेगा। अब इस पॉइंट पर इस रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो मकदारें जो भी हैं, इस पॉइंट पर जब इन्होंने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, शुरू में रिएक्टेंट ज्यादा थे, प्रोडक्ट कम थे, फिर प्रोडक्ट ज्यादा हो गए, रिएक्टेंट कम हो गए, एक वक्त ऐसा आएगा कि इस पर जो भी मकदार है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन जो भी है, कम है ज्यादा है, लेकिन इस हालत में जो भी है वो अब तब्दील नहीं होगी, वो उतनी ही रहेगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास इस वक्त 4 मोल जो है वो रिएक्टेंट हैं और फर्ज करें कि 2 मोल जो है वो हमारे पास इस वक्त जो है वो प्रोडक्ट्स हैं। तो जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो ना तो रिएक्टेंट के 4 मोल में कमी आएगी, ना ही प्रोडक्ट के 2 मोल में कमी आएगी। हालांकि बराबर नहीं है, बराबर होने से गर्ज भी नहीं है, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बराबर होना नहीं है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बराबर होना है। तो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की जो भी अमाउंट है, वो जितनी भी है, वो जैसी भी है, वो इस मौके पर जो भी है वो अब चेंज नहीं होगी। यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर में क्या है, हाइड्रोजन गैस है, आयोडीन गैस है और हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये अब कांस्टेंट हो गई हैं। ये मकदारें जो भी हैं वो तब्दील नहीं होंगी और इस हालत को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। ये स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसमें 2 किस्म के रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है और एक रिवर्स रिएक्शन है। जो कुछ हमने पीछे पढ़ा हम इसको समराइज करने की कोशिश करेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, यानी रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट्स डीकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं। अगर डायरेक्शन की बात करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ और रिवर्स रिएक्शन जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ प्रोसीड करेगा, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। एट इनिशियल स्टेज अभी हमने डिस्कस किया कि एट इनिशियल स्टेज जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन होता जाता है। इसके बरक्स जो रिवर्स रिएक्शन है ये शुरू में, रिएक्शन के शुरू में ये नेग्लिजिबल यानी ना होने के बराबर होता है, इसकी स्पीड इंतहाई कम होती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये स्पीड अप हो जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। आगे हम डिस्कस करेंगे मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अभी हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ा कि व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप but the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction in opposite direction is called dynamic equilibrium। सबसे पहले करैक्टर में हम देखते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम इज ओनली अचीवेबल इन अ क्लोज्ड सिस्टम। हमारे पास 2 किस्म के सिस्टम हो सकते हैं, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। सिस्टम जिस अपरेटस में, जिस सेटअप में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, वो कोई बीकर हो सकती है, वो कोई फ्लास्क हो सकती है, वो कोई टेस्ट ट्यूब हो सकती है। तो उस फ्लास्क, बीकर या टेस्ट ट्यूब में अगर एक्सटर्नल एजेंट उस पर असरअंदाज हो सकते हैं, यानी उसमें कोई इन्वायरमेंट से हीट या मैटर उसके अंदर इंटर हो जाए,
या सिस्टम के अंदर से, बीकर के अंदर से हीट या मैटर खारिज हो जाए तो उसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। इसमें कंट्रोल नहीं होता, इसमें एक्सटर्नल एजेंट जो है वो इफेक्ट, रिएक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं, और इसमें जो मैटर या एनर्जी इंटर या लीव कर सकती है सिस्टम को। जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के टूटने से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो ओपन सिस्टम में ये पॉसिबिलिटी है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस सिस्टम से एस्केप कर जाए, या बाहर से कोई गैस जो है वो इसके अंदर दाखिल हो जाए, तो ओपन सिस्टम इसको कहते हैं। क्लोज सिस्टम में हमारे बीकर में, फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में बाहर से कोई मैटर जो है वो इंटर नहीं हो सकता, और ना ही अंदर से कोई मैटर जो है वो लीव कर सकता है। यानी इस रिएक्शन में देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट के डीकम्पोज होने से जो कैल्शियम ऑक्साइड बना वो भी बीकर के अंदर मौजूद रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही एस्केप करने की कोशिश करेगी, तो ये कोई ओपन सिस्टम नहीं है, ये क्लोज सिस्टम है, वो इस सिस्टम से बाहर नहीं जा सकेगी। सिंपल ये है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसी के अंदर ही रहेंगे, वो यहाँ से इंटर और लेफ्ट नहीं कर सकते। तो अगर ओपन सिस्टम है, मिसाल के तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एस्केप हो गया, तो अब वापस रिवर्स रिएक्शन तो नहीं मुमकिन, क्योंकि इस इनमें से एक प्रोडक्ट जो है वो एस्केप हो गई है। अब कैल्शियम ऑक्साइड सिर्फ अकेला तो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट नहीं ना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जिसने इसके साथ मिलना था वो तो यहाँ से निकल गई, तो ओपन सिस्टम में रिवर्सिबल रिएक्शन मुमकिन नहीं। लिहाजा ओपन सिस्टम में हम डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम भी अचीव नहीं कर सकते। डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज सिस्टम में ही अचीव होगा। यहाँ पे देखें तो दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं वो मौजूद हैं, तो ये दोनों प्रोडक्ट्स दोबारा से रिकम्बाइन होके रिएक्टेंट्स में रिवर्स रिएक्शन के तौर पर जा सकती हैं। तो यहाँ पर डायनामिक इक्विलिब्रियम के एस्टैब्लिश होने के चांसेस हैं, ओपन सिस्टम में ऐसा मुमकिन नहीं है। तो डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज अचीव्ड ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। At equilibrium state, rate of reaction does not stop. डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्शन रुकता नहीं है। लगता ऐसा है कि जैसे रिएक्शन रुक गया है, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस भी तो चेंज नहीं ना हो रहे। रिएक्टेंट की जो मकदार है वही रहती है, प्रोडक्ट की जो मकदार है वही रहती है, वो तब्दील नहीं हो रहा, तो बाजार यूं लगेगा कि जैसे रिएक्शन रुक गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो ये दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पढ़ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट में, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्शन रुकता नहीं है, बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल रेट के साथ जो है वो जारी रहते हैं। एट डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट नॉट चेंज, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चौथा पॉइंट है कि इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम। डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी, जब तक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश रहेगी, जब तक वो मौजूद है, तो उस वक्त इक्विलिब्रियम के अचीव होने पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो कलर है, टेम्परेचर है, स्मेल है, वो उसका चेंज नहीं होगा। अगर वो चेंज हो गया तो समझे इक्विलिब्रियम स्टेट भी कायम नहीं रही, वो भी डिस्टर्ब हो चुकी है, डी एस्टैब्लिश हो चुकी है। जब तक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश रहेगी, इवन सब्सटेंसेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी चेंज नहीं होंगी। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, और रिवर्सिबल रिएक्शन दो रिएक्शंस पर मुश्तमिल होता है, एक फॉरवर्ड रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और दूसरा रिवर्स रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। तो अब हमारे पास ऑप्शन है कि कान इधर से पकड़े चाहे इधर से पकड़े, यानी चाहे हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएं और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लें, चाहे हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आएं और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लें। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ये आइदर वेज से जो है वो अटेनेबल है। इसे हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ और प्रोडक्ट से या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी इसको हम एस्टैब्लिश करवा सकते हैं। अब हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट फर्ज करें एस्टैब्लिश हो चुकी है, तो हम इसको दोबारा से डी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, अनबैलेंस इसको हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि जिस फर्ज करें कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने एक रिएक्शन का जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट
उसकी अटेन की है, अगर हम इस टेम्परेचर को डिस्टर्ब कर दें तो वो इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। चले हो गया डिस्टर्ब, अब हम उसे दोबारा से अचीव करना चाहते हैं तो दोबारा से आप वही कंडीशन उसकी फुलफिल करें जिसे आपने डिस्टर्ब किया था, यानी टेम्परेचर वापस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाने से वही रिएक्शन दोबारा से जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल कर लेगा। तो इसका मतलब है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अचीव्ड अगेन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। अगर तो हम कंडीशंस कांस्टेंट रखते हैं तो फिर तो वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश रहेगा, लेकिन अगर हम उनको कांस्टेंट नहीं रखते तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी हो सकता है और दोबारा कांस्टेंट कंडीशंस प्रोवाइड करने पे उसको दोबारा हम अचीव भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपको प्रिंसिपल मोहम्मद रियाज कदीर साहब और उनकी टीम गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल आनेवाला की तरफ से अपलोड किया जा रहा है। थैंक यू।